हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है त्रिवेद आईएएस में। आज हम 4 सितंबर और 5 सितंबर 2 दिन का जो करंट अफेयर्स है उसको कवर करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम मणिपुर है, वहाँ पे जो पीएम है वो जाने वाले हैं, तो उसको लेके कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस मणिपुर है उसकी भौगोलिक सीमाएँ हैं किस किस के साथ लगती हैं। तो नागालैंड से लगती है, मिजोरम, असम और म्यांमार। ठीक है, म्यांमार है वो उससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, आपको याद रखना है। ये राजमार्ग है, ये भी चर्चा में है, नेशनल हाईवे 02 जो कि इम्फाल और दीमापुर को जोड़ता है, और एक नेशनल हाईवे 37। यहाँ पे अलग अलग समुदाय रहते हैं, तो जो मेनली चलता है विवाद वो मैतेई और कुकी जो के बीच चलता है। इसके अलावा नागा भी हैं। तो बात करते हैं मैतेई की। तो देखिए मैतेई है, तो देखिए एक जो मणिपुरी एरिया है वो एक तो है घाटी में, एक होता है पहाड़ी एरिया। तो घाटी है यहाँ पे रहता है वो मैतेई। तो मैतेई है वो मुख्यतः इम्फाल घाटी है, वहाँ पे रहता है, ज़्यादा जनसंख्या है, और इसको एसटी अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं है। ये लगातार मांग करते रहे हैं इसके दर्जे की कि उनको एसटी का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा कुकीज और नागा हैं जो कि मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं और इनको एसटी का दर्जा प्राप्त है। अब बात करते हैं इनके विवाद क्या है। तो देखिए एथनिक वायलेंस हुआ था 2023 में। तो हुआ किस कारण से था कि जो मैतेई समुदाय था उसने एसटी के दर्जे की मांग की थी, और इसका विरोध किया गया था जो पर्वतीय जनजातियां हैं जो कि हैं कुकी जो और नागा, और इसके कारण फिर हिंसा भड़कती है। तो इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, है ना, जो भी ऑपरेशन किए जाते हैं, जो गतिविधियाँ उनके सस्पेंशन के लिए। तो हाल ही में नए सुधार किए गए हैं। तो इसकी शुरुआत होती है 2008 में, है ना। इसमें 3 पक्ष हैं, एक तरफ है केंद्र सरकार, एक तरफ है मणिपुर सरकार, और एक जो कुकी उग्रवादी संगठन है जैसे केएन और यूपीएफ। ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस याद रखिए कि जो विभिन्न कुकी उग्रवादी संगठन हैं उनके बीच एक समझौता है जिसका नाम है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस। उद्देश्य क्या है इसका? हिंसा को रोकना और समाधान की राह बनाना। अभी हाल ही में जो संशोधन किया गया है उसमें नए प्रावधान क्या, तो उसमें ये कहा गया है कि ये जो कुकी उग्रवादी संगठन है वो मणिपुर की भौगोलिक एकता है ना, उसका सम्मान करेंगे। जो उग्रवादी शिविर हैं और जो कि संवेदनशील क्षेत्रों में उनको हटाना होगा। जो भी उनके पास हथियार होंगे, चाहे वो सीआरपीएफ हैं, बीएसएफ हैं, उन शिविरों में जमा करवाने होंगे। जो भी काडर है ना, उनको क्या है कि सत्यापन करवाना होगा कि ऐसा तो नहीं है कि कोई वहाँ पे विदेशी नागरिक हो और या फिर कोई अवैध है जो प्रवासी हैं वो उनमें शामिल हो रखे हों। इसके अलावा एक संयुक्त निगरानी समिति के गठन की बात कही गई है। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण है जीएसटी दरों में जो सुधार है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें मतलब 4-5 न्यूज़ हैं तो, और एडिटोरियल भी हैं। तो उनमें जो हमारे लिए प्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको शामिल किया गया है। मेंस के लिए हम अलग से देखेंगे कि इन चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ सकता है, किस प्रकार से चीज़ें हुई हैं, वो एक अलग चैप्टर रहेगा। तो देखिए नई कर संरचना है वो क्या है। तो देखिए जो मौजूदा संरचना है उसको बदल दिया गया है। अब केवल 2 मुख्य स्लैब होंगी, एक होगा 5%, एक होगा 18%। देखिए पहले ये एक 12% बीच में था, है ना। 12% वाला है वो 5% में कवर कर लिया गया है मैक्सिमम चीज़ों को। इसके अलावा एक 40% का है और एक 0% का भी है, याद रखना है आपको। ये 2 और हैं, है ना। एक है 40%, तो 40% है डीमेरिट रेट, है ना। डीमेरिट किसके लिए हैं? ऐसी वस्तुएं जो या तो हो सकता है कि लग्जरी हैं या फिर दूसरे को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे तंबाकू, सिगरेट, ये चीज़ें, है ना। तो इन पे लगेगा 40%, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा हो गया है ना। ये आपको याद रखना है। तो मूल रूप से कौन सी हैं? 2 ही हैं, 5 और 18%। इसके अलावा 0%, देखिए 0% रेट, है ना। तो इसका ये अर्थ हो सकता है क्या कि इन पे जीएसटी लगता ही नहीं है या फिर जीएसटी में शामिल ही नहीं है। तो देखिए 2 अलग अलग चीज़ें हैं, एक होता है जीएसटी में शामिल ही नहीं, है ना, और एक होता है जीएसटी में शामिल है लेकिन उस पर रेट है 0%। तो ये क्यों होता है ना, ऐसा इसका अंतर क्या है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे को। फिर है सुधार का उद्देश्य। अब सुधार क्यों किया गया? देखिए एक तो व्यवहारिक परिवर्तन लाना, है ना। वर्तमान में जो डिमांड है वो लगातार कम हो रही है, सुधारों की मांग की जा रही है, उनको सरल बनाने की मांग की जा रही है, इसलिए व्यवहारिक परिवर्तन के लिए। जो कर संरचना है उसको सरल और तर्कसंगत बनाने हेतु। खपत कंजप्शन है उसको प्रोत्साहित करना आवश्यक है, विशेषकर जो मध्यम और निम्न वर्ग हैं वहाँ पे, स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र है या फिर जो मध्यम वर्ग है उसकी क्या है, इनकम लगातार कम हो रही है।
तो उस खपत को प्रोत्साहित करने के लिए, विशेषकर जो व्यक्तिगत या प्राइवेट निजी जो खपत है उसको प्रोत्साहित करने के लिए। दूसरा ये है कि जो जीएसटी है उसमें ऐसा नहीं हो कि पीस दर पीस मतलब छोटे छोटे सुधार हों, बल्कि क्या है कि एक समग्र या होलिस्टिक सुधार की आवश्यकता की मांग थी, तो उसको किया गया है। तो अब देखते हैं कि अलग अलग सेक्टर में क्या स्थिति है। देखिए पहले बात करते हैं खाद्य क्षेत्र में क्या क्या बदलाव हुआ है। तो देखिए खाद्य क्षेत्र में जो सभी प्रकार की ब्रेड है ना, चाहे वो रोटी के रूप में हो, पराठा हो, पिज़्ज़ा हो, है ना, ये सब अब जीएसटी से मुक्त हो गई हैं। देखिए यूपीएससी है वो प्री में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है ना, कि कौन सा जीएसटी में शामिल है कौन सा नहीं है। हालांकि यूपीएससी ने जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा शामिल है या नहीं है, वो इसलिए पूछा है क्योंकि वो विशेष चीज़ है ना बहुत करंट में थी, उस पर कुछ विवाद था, है ना। अगर आपको पॉसिबल हो तो इसको कम्प्लीटली याद कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ चीज़ें आप याद रख सकते हैं। जैसे जितनी प्रकार की ब्रेड हैं वो जीएसटी मुक्त हैं। पॉपकॉर्न है ना, पहले पॉपकॉर्न पे अलग अलग दरें थी, है ना, ये तो काफ़ी चर्चा में रहा था। कैरामेलाइज्ड है ना, जो क्रीम वाले हैं है ना पॉपकॉर्न, उनके लिए उन पे की ज़्यादा जीएसटी लगेगा उन पे। लेकिन अब जो जितने भी पॉपकॉर्न है उन पे एक सिंपल 5% की रेट लगा दी गई है। जो भी पैकेज्ड खाद्य सामग्री होगी है ना, जो पैकिंग में आती है, चाहे कुछ भी हो, नमकीन, भुजिया, पास्ता, जो कुछ भी आपका, घी, मक्खन, सब, उन पे अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। पनीर चाहे वो किसी भी प्रकार को पैक्ड हो, लेबल युक्त जो भी है, अब पूरी तरह जीएसटी से मुक्त हो गया, क्योंकि पहले इस पर 5% था। इसके अलावा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जो दूध होता है ना, अब उसको भी जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। तो ये जो मुक्त वाले हैं ना, ये थोड़े से आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, यानी उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, जैसे एसी हो गया, टीवी, वॉशिंग मशीन, है ना, इन पे भी दरें घट गई हैं, क्योंकि पहले इन पे ज़्यादा थी, है ना, अब इन पे कम की गई है। बीमा क्षेत्र की बात करें तो देखिए इसकी काफ़ी डिमांड की जा रही थी कि जो पर्सनल बीमा होता है, हेल्थ बीमा होता है ना, तो एक तो जनरल बीमा हो गया, हेल्थ बीमा है, तो इनको जीएसटी से मुक्त करने की बात डिमांड की जा रही थी और इसको मुक्त कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये काफ़ी करंट में था। हालांकि जो संस्थागत ग्रुप बीमा होता है ना, वहाँ पे तो 18% जीएसटी बना रहेगा। इससे क्या होगा, जो व्यक्तिगत बीमा है ना, उसको अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऐसा नहीं कि सभी प्रकार की जो कारें हैं उनको छूट मिल गई है। छोटी कारें हैं ना, जिनका आकार है कि 1200 सीसी तक हो, है ना, या फिर डीजल इंजन है तो 1500 सीसी का हो, 4 मीटर से कम आकार होना चाहिए कार का। तो पहले देखिए बहुत ज़्यादा था, है ना, लगभग 43 से 48% जीएसटी था, मतलब उसको 28% जीएसटी होता था और शेष होता था। लेकिन अब घटा के इसको 18% कर दिया गया, तो मतलब हो सकता है कि जो छोटी कारें हैं वो काफ़ी सस्ती हो जाए। मोटरसाइकिल है उस पर भी पहले 28% लगता था, अब उसको 18% कर दिया गया है। हालांकि जो बड़ी कारें हैं, बड़ी मोटरसाइकिल है ना, उन पे क्या है अब भी 40% लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि देखिए बड़ी कार बड़ी चीज़ें होगी, तो याद रखिए कि वो क्या होगी, लग्जरी होगी, सिन गुड हो गया है ना, तो सिन गुड, लग्जरी गुड, तो उस श्रेणी में डाल दिया गया है। तो पहले ये 31% या 48 से 50% तक था और अब ये 40% है, तो हो सकता है इसमें भी कुछ थोड़ी बचत हो, क्योंकि शेष ज़्यादा लगता था। अब बात करते हैं बिहेवियरल चेंज की। तो देखिए अब क्या होगा कि जो पैकेज्ड हैं, है ना, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद हैं, लोग वो चुनेंगे, क्योंकि अब कर की दरें हैं वो लगभग बराबर कर दी गई हैं। नई खपत आदतें विकसित होंगी, है ना, मध्यम वर्ग को लाभ होगा, है ना, लेकिन जो साइज़ लिमिट है कि 4 मीटर, है ना, ये सीसी वाली चीज़ है ना, इन पे सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं भारत सिंगापुर संबंध, है ना। तो भारत और सिंगापुर के प्रधानमंत्रियों ने हाल ही में एक मतलब रोड मैप तैयार किया है भविष्य के लिए किस प्रकार से संबंधों को बेहतर बनाना है। तो द्विपक्षीय संबंधों के अगले चरण की दिशा तय करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अगर बात करते हैं भारत सिंगापुर संबंधों की, है ना, तो मेनली जो सेक्टर है वो 8 प्रमुख क्षेत्र हैं। देखिए आपको एक एक चीज़ याद नहीं रखनी है, कुछ चीज़ें आपकी याद रहनी चाहिए, कुछ के एग्जाम्पल्स याद रहने चाहिए। जैसे कि अर्थव्यवस्था है तो उसमें किन किन संबंधों को, तो अर्थव्यवस्था में आपको एक दो जो फैक्ट है वो याद होना चाहिए, एक दो एग्जाम्पल याद होना चाहिए, बस इतना सा। कौशल विकास में एक सहयोग करने हैं, डिजिटलीकरण, सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और चिकित्सा, पीपल टू पीपल रिलेशन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, डिफेंस और सिक्योरिटी, ये 8 सेक्टर हैं जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। देखिए आपको याद होगा कि 2023 में जब मोदी जी सिंगापुर जाते हैं तो वहाँ पे
जो दोनों देश हैं उनके बीच में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का गठन होता है। ये साझेदारी स्थापित, तो याद रखना है कि ये वाला है ना आए कि कब स्थापित हुई, तो 2023 में इनके बीच में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित हुई। अब इसको और भी विस्तारित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन शिपिंग, स्किलिंग, सिविल न्यूक्लियर, अर्बन वाटर मैनेजमेंट जैसे सेक्टर हैं, वहाँ पे ये सहयोग कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर क्षेत्र है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, हम कल भी इसको लेके डिस्कस किया था। सेमीकंडक्टर सेक्टर है, उस पर काफ़ी बल दिया जा रहा है, तो उसमें भी ये सहयोग कर रहे हैं। इसी के लिए 2023 में जब गए थे मोदी जी, तब भी ये स्थापित हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। कौन सा समझौता? सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप समझौता। किसके साथ? तो बताइए किसके साथ? तो आपका भारत सिंगापुर संबंध है, तो सिंगापुर के साथ। इसके तहत भारत के जो सेमीकंडक्टर उद्योग हैं उनको समर्थन देने की बात है। इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है वो भी बेहतर हो सकेगी। संयुक्त रूप से रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, वर्कफोर्स उस डेवलपमेंट के प्रयास किए जा रहे हैं, बिजनेस टू जो बिजनेस रिलेशन है उसको बेहतर किया जा रहा है। बात कर रहे हैं रक्षा और सुरक्षा सहयोग को लेके। तो रक्षा सुरक्षा सहयोग में देखिए किन किन मामलों में क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, अनमेन्ड वेसल्स जैसे तकनीकी सहयोग कर रहे हैं, है ना। ये आपको याद रखना है। मल्का स्टेट पेट्रोलियम, है ना, उसमें भारत ने काफ़ी रुचि दिखाई है। इसके अलावा भारत और ये दोनों सहयोग कर रहे हैं समुद्री सुरक्षा पे, सबमरीन रेस्क्यू, मेरीटाइम डोमेन अवेनेंस, इनमें सहयोग कर रहे हैं। बात करते हैं डिजिटल और तकनीकी सहयोग पे, तो एआई है, क्वांटम कंप्यूटिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजी है, उसमें संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, वहाँ पे एआई के उपयोग के लिए डेटा का साझाकरण कर रहे हैं। यूपीआई और पे नाउ लिंक, है ना, उससे डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है, तो इससे अब बहुत सारी जो बैंक है वो जुड़ रही हैं। अंतरिक्ष और एविएशन में भी काफ़ी सहयोग हो रहा है, तो ये आपको समझौता याद रखना है, स्पेस सेक्टर समझौता, तो ये हाल ही में हुआ था। इसके अलावा एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहूल, है ना, इस सेक्टर में भी ये काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। बात करते हैं काउंटर टेररिज्म को लेकर सहयोग, तो दोनों ही देश किसके खिलाफ, जो आतंकवाद है उसके खिलाफ शून्य सहिष्णुता का पालन करते हैं, याद रखना आपको। दोनों ही फ्री जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और अन्य जो बहुपक्षीय मंच हैं उन पे मिलकर आतंकवाद निरोधक का प्रयास कर रहे हैं। ये ट्रीटी आपको याद रखनी है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी, है ना, उसमें क्या है जो आपराधिक मामले हैं उस पर ये दोनों सहयोग कर रहे हैं। व्यापार और आर्थिक सहयोग की बात करते हैं, तो दोनों ही देश जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है और आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, उसकी समयबद्ध समीक्षा को लेके मतलब प्रयास कर रहे हैं। ये आपको समझौता याद रखना है, ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर समझौता। तो ये मेनली किसके लिए कि ग्रीन फ्यूल है उसको बढ़ावा देना और डिजिटल जो पोर्ट क्लियरेंस है उसमें सुधार करना। भारत में जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार भारत विकसित कर रहा है उसमें सिंगापुर का काफ़ी महत्वपूर्ण सहयोग हो रहा है। जैसे कि जो भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल है BMCT फेज़ 2 और जैन पोर्ट PSA टर्मिनल है, उसका संयुक्त उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है। तो देखिए इस प्रकार से देखते हैं कि जो इनके संबंध हैं वो सिर्फ कूटनीतिक संबंध नहीं है, किन पे आधारित है, साझा मूल्य और समान दृष्टि पे आधारित हैं। दोनों देश क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रगति और समृद्धि। अब बात करते हैं मणिपुर को लेके ही, जो अन्य न्यूज़ है, फ्री मूवमेंट रेजिम को लेके विवाद है। तो देखिए फ्री मूवमेंट रेजिम है क्या, तो देखिए जो सीमा है ना, म्यांमार से सीमा लगती है, तो उसमें ये है कि जो एरिया है, ये सीमा का एरिया, यहाँ पे 16 किलोमीटर का एरिया है ना। इसमें क्या है कि बिना किसी वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, वो फ्रीली लोग आपस में जा सकते हैं। तो सीमा पर रहने वाले लोग हैं वो 16 किलोमीटर बिना किसी वीज़ा के, है ना, अनुमति के जा सकते हैं। और ये 2018 में लागू हुआ था भारत और म्यांमार के बीच। उद्देश्य क्या था, देखिए ये लोग हैं, इनके यहाँ से संबंध हैं, इन लोगों के साथ अपने संबंध है ना। कई बार ये भी होता है ना कि जैसे एक गांव बसा हुआ है ना, उसके बीच से सीमा निकल रही है, तो इनके अपने आपस में संबंध है, पारिवारिक संबंध है, सांस्कृतिक ऐतिहासिक संबंध है। तो उद्देश्य ये था कि उनके बीच संबंधों को बनाए रखना। हालांकि जो ये फ्री मूवमेंट रिजिम है इसको 2024 में 8 फरवरी 2024 को निलंबित कर दिया गया था, तब से ये निलंबित है, यानी कि अब आवाजाही रुकी हुई है। तो यहाँ मेनली कौन से हैं आपके, जो नागा
प्लस कुकी ना, ये दो हैं जो महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पे रहते हैं। तो वो चाहते हैं कि ये वापस से रिस्टोर होना चाहिए, मतलब जो फ्री मूवमेंट रिजिम है वो लागू होना चाहिए, ताकि जो उनके सांस्कृतिक व जातीय रिश्ते हैं वो बने रहें। तो भारत म्यांमार सीमा की बात करें तो लगभग ये कितने किलोमीटर है, 1643 किलोमीटर है। तो म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो मणिपुर की सीमा लगती है, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। अब बात करते हैं समस्या क्या है। तो देखिए, जो मेती जो समुदाय है, जो हमने पिछले में भी डिस्कस किया था कि जो इम्फाल घाटी में रहते हैं, उनका आरोप क्या है कि जो एफएमआर है और खुली सीमा होने से क्या है कि अवैध प्रवास को बढ़ावा मिलता है, ड्रग्स व हथियारों की तस्करी होती है। तो जो मेती समुदाय है वो तो इसका विरोध करता है कि एफएमआर नहीं होना चाहिए, जो अभी रोक लगी है वो सही है। लेकिन जो नागा और कुकी समुदाय हैं, चूँकि उनके रिश्तेदार सब लोग रहते हैं, उनके सांस्कृतिक जातीय संबंध है, इसलिए वो चाहते हैं कि जो एफएमआर है वो हटना चाहिए, नहीं हटना नहीं चाहिए, मतलब बना रहना चाहिए, और उस पर जो प्रतिबंध लगे हैं वो हटने चाहिए, ताकि उनकी जो जाति और सांस्कृतिक पहचान है वो बनी रहे। बात करते हैं भारत में शिशु मृत्यु दर की, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शिशु मृत्यु दर होती क्या है। तो देखिए, जो 1000 प्रति 1000 जो जीवित जन्म है, याद रखना है ये, प्रति 1000 जीवित जन्म पे ना 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु कितनी हो रही है, वो क्या कहलाता है, शिशु मृत्यु दर। और अगर ये मृत्यु दर कम है तो इसका मतलब वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं, समाज का जो स्तर है वो काफ़ी अच्छा है। अगर हम SDG गोलों की बात करें तो SDG गोल 3.2 है, उसमें कहा गया है कि 2030 तक हम IMR को कहाँ तक लाएंगे, प्रति 1000 जीवित जन्मों पे 12 लाना है। और भारत में इसके लिए सर्वे किया जाता है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, SRS। तो इसमें आधिकारिक आंकड़े जुटाए जाते हैं। तो इसको लेके हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, तो रिपोर्ट है वो 2023 पे आधारित है। तो इसमें क्या कहा गया है कि पिछले 10 सालों में, है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से इसमें कमी आई है, किसमें, IMR में। तो जो IMR था 2013 में वो था 40, यानी प्रति 1000 जीवित जन्मों पे कितने बच्चों की मृत्यु होती थी, लगभग 40। 2023 में ये घट के कितना रह गया है, 25 रह गया, लगभग 37% की कमी आई है। ये सारा डेटा आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। ये जो दर है ना, ये वैश्विक औसत से तो कम है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर हम एशियाई देखें तो एशिया में औसत है 17.4, जो कि उससे ये अभी भी बहुत ज़्यादा है। बेहतर प्रदर्शन किसने किया, तो दिल्ली ने किया, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, जिन्होंने 50% से ज़्यादा की कमी की है। सबसे जो बेस्ट है वो केरल है, केरल में सिर्फ 5 है, मतलब 1000 जीवित जन्मों पे कितनों की डेथ हो रही है, सिर्फ 5 बच्चों की, और ये विकसित देशों के बराबर है। इसके अलावा सिंगल डिजिट में ही है, मतलब 10 से कम ही है, जिसमें मणिपुर, सिक्किम, गोवा और अधिकांश केंद्र शासित प्रदेश, तो मतलब UT हैं, उनका काफ़ी बेहतर प्रदर्शन है। सबसे खराब प्रदर्शन कहाँ है, तो UP है, MP है, छत्तीसगढ़, लगभग 37 प्रति 1000 जीवित जन्म। उड़ीसा और असम की बुरी स्थिति है। अब बात करते हैं कारण, जिनके कारण इसमें सुधार हुआ है। तो टीकाकरण दर में वृद्धि हुई है, जो संस्थागत प्रसव है वो बढ़ा है, जननी सुरक्षा योजना, पोषण अभियान है, जैसी बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ी है। लेकिन चुनौतियों की बात करें तो देखिए, कुछ राज्यों, है ना, जैसे UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, हमने अभी देखा कि इनका सबका क्या है, 30+ है ना, तो ये अभी भी राष्ट्रीय औसत से तो बहुत ही ज़्यादा है। लिंग आधारित असमानता काफ़ी देखने को मिलती है, जैसे कि केरल में देखिए प्रति 1000 जीवित जो जन्म है ना, उस पे बच्चों की जो डेथ है वो 9 है ना, और लड़की की सिर्फ 2 है ना। यानी कि जो लड़कियों के मामले में स्थिति है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन लड़के हैं उनकी जो दर है वो काफ़ी ज़्यादा है, इनसे देख लीजिए 2, मतलब एक तरीके से मान लीजिए 4.5 गुना है। और इसके अलावा ग्रामीण शहरी अंतर भी काफ़ी देखने को मिलता है। तो कोई आप बता सकता है कि ये जो है लड़कियों की सिर्फ 2 ही क्यों है, मतलब इतना बेहतर प्रदर्शन क्यों है। तो अगर देखिए जैविक रूप है, तो जैविक रूप से भी ये होता है कि जो बालिका होती है, शिशु है ना, उसमें जीवन जीने की या फिर
जो अक्षमता होती है, जैविक रूप से अक्षमता होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है लड़कों के तुलना में। इसके अलावा जो सरकार के जो प्रयास होते हैं वो इस पे ज़्यादा फोकस होते हैं, है ना। लैंगिक की जब भी हम बात करते हैं तो हम महिला की दृष्टिकोण से देखते हैं, पुरुष के दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। तो इसमें काफ़ी सुधार हुआ, जिसके कारण ये जो लिंग आधारित असमानता वो देखने को मिलती है। अब बात करते हैं भारत में नई दवाओं और क्लिनिकल ट्रायल से जुड़ी नीतिगत सुधार की। तो देखिए अब क्या किया गया है कि जैसे हम कोविड के दौरान भी देखते हैं, उसके बाद क्या है कि सरकार क्या कर रही है कि जो विकसित देश हैं या फिर जो यूरोप के देश हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो दवाइयाँ पहले से ही प्रचलित हैं, ठीक है, वो यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल ही नहीं करना देता, तो ट्रायल्स ही नहीं हो रहे हैं, डायरेक्ट उनको बेचने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन इससे समस्या क्या है, देखिए अगर बिना ट्रायल के भारत में बेचा जा रहा है तो इससे क्या होगा, क्योंकि भारत तो अलग विविधतापूर्ण देश है, यहाँ की अलग परिस्थिति हैं, तो कोई आवश्यक नहीं है कि वहाँ के जो ट्रायल हैं वो यहाँ पर भी सही रूप से काम करेंगे। तो ये एक चिंता है। तो हम देखते हैं कि इस कंप्लीट चीज़ को। तो देखिए 2019 में सुधार लाए गए थे, न्यू ड्रग और क्लिनिकल ट्रायल रूल लाए गए थे, जिसमें क्या है कि जो दवा अनुमोदन प्रक्रिया वो काफ़ी तेज़ हुई थी और सुरक्षा संबंधी जो प्रक्रिया उनमें स्पष्टता आई थी। 2024 में कुछ नए कदम लाए गए थे, जैसे कि यूएसए से यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, वहाँ पे जो भी स्वीकृत दवाएं हैं उनको भारत में स्थानीय ट्रायल के बिना अनुमति दे दी गई। अब जो प्रस्तावित संशोधन है उसमें तो और भी ज़्यादा कर दिया गया है कि स्थानीय ट्रायल से तो छूट मतलब बिल्कुल ही दे दी गई है कि ज़रूरत ही नहीं है। अब इससे लाभ क्या होगा, इससे लाभ होगा देखिए जो नवीनतम चिकित्सा पद्धति हैं, जैसे कि टीबी, कैंसर, है ना, ऑटो इम्यून डिजीज हैं, अल्जाइमर है, इन तक त्वरित पहुंच होगी, क्योंकि देखिए ये है इनमें ट्रायल की आवश्यकता नहीं है, तो जो दवाएं वहाँ पे प्रचलित हैं वो जस्ट भारत में उपलब्ध हो जाएंगी। इसके अलावा रिसर्च एंड जो डेवलपमेंट है उसको काफ़ी प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। डॉक्टरों के पास अत्याधुनिक इलाज की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। तो इस अब बात करते हैं चुनौतियाँ क्या है। देखिए आपको पता होगा कि भारत है वो सस्ती वैक्सीन के लिए और जेनरिक दवाओं के लिए प्रसिद्ध हब है, लेकिन बात करते हैं खोज की, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और भारत में जो ड्रग डिस्कवरी है, दवाओं की खोज है, वो भी बहुत ही महंगी और जटिल प्रक्रिया है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन हैं, टेस्टिंग लैब नहीं है। जो CSIR है उसने पिछले 15 वर्षों में बहुत सारा प्रयास किया है कि जो एकेडमी और इंडस्ट्री है उनको आपस में शामिल किया जाए, सहयोग बढ़ाया जाए। लेकिन समस्या क्या है ये कि जटिल रेगुलेटरी प्रक्रियाएं हैं, अक्षमता कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि एक तो ड्रग रेगुलेशन काफ़ी जटिल है, दूसरा टेस्टिंग लैब है वो बहुत ही कम है। जो निगरानी की जाती है ना, उसका ढांचा है वो काफ़ी कमज़ोर है। जैसे कि ये डेलोइट एसोचैम रिपोर्ट है 2024 की, उसमें कहा गया है कि भारत की जो फार्मा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी नीतिगत चुनौतियां हैं। सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बहुत सारी हैं, जैसे नई दवाएं हैं, जैसे जीन थेरेपी, इम्यूनो मोडिफिकेशन ड्रग हैं, अगर लंबी अवधि है उनके लिए काफ़ी जोखिम है, इनके अस्पष्ट हैं, अभी स्पष्ट नहीं है। और मैं ले चूँकि भारत में उनमें किया ही नहीं जाता है कोई, है ना, तो अब क्या होगा कि अगर सीधी दवाएं यहाँ पे यूज़ होती हैं तो उनके जोखिम है वो काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो विदेशी ट्रायल डेटा हमेशा ही भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि भारत में जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। इससे क्या है, जो स्थानीय ट्रायल्स हैं छोड़ने से क्या है, मरीजों की जो सुरक्षा वो खतरे में पड़ सकती है। तो अगर ऐसा मान लीजिए ठीक है, आपने अनुमति दे दी है ना कि ट्रायल के बिना ही हम सब चीज़ें कर लेंगे, दवाओं को अनुमति दे देंगे, लेकिन देखिए जैसे यूरोपीय यूनियन है या फिर USA, वहाँ पे क्या होता है कि जिसको दवाई दे दी है वो तो ठीक है, लेकिन दवा के बाद में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है ना, यानी पोस्ट मार्केटिंग जो निगरानी है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन भारत में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो भारत में आवश्यक है कि जो पोस्ट मार्केटिंग निगरानी है उस पर सख्ती अपनानी होगी। सुझाव क्या है, तो भारत को क्या है कि जो विदेशी प्रयोगशालाएं हैं उनके साथ सहयोग को बढ़ावा देना होगा। आवश्यक है कि सुरक्षा और नवाचार दोनों में संतुलन स्थापित किया जाए। सुरक्षा और नवाचार दोनों के बीच हमें संतुलन स्थापित करना होगा। तो देखिए ट्रायल में छूट तो दे दी गई है ना, तो इससे तेज नवाचार तो होगा, लेकिन साथ में क्या हमें निगरानी जो ढांचा है उसको मजबूत करना होगा। इसके साथ ही जन सहभागिता को बढ़ावा देना होगा। सरकार को क्या है कि जो सार्वजनिक टिप्पणियाँ उनके लिए आमंत्रित करना चाहिए, विस्तृत चर्चाएं करनी चाहिए जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ। इसके बाद बात करते हैं इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025, ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं।
जो कि 1 सितंबर 2025 से लागू हुआ है। कुछ चीज़ें और हैं इसमें हम आज बात कर लेते हैं। तो देखिए उद्देश्य क्या है कि विदेशियों के जो प्रवेश, ठहराव और निकासी है उसकी संपूर्ण प्रक्रिया को आधुनिक बनाना इसका उद्देश्य है। देखिए पहले बहुत सारे पुराने कानून थे, है ना, इतने कानून थे, और इसमें से मैक्सिमम तो जो ब्रिटिश सरकार के दौरान के थे, जैसे कि पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी एक्ट है 1946, इमिग्रेशन वाहकों की देयता अधिनियम 2002, ये लेटेस्ट था। इसके अलावा ये पुराने ही थे। तो अब क्या किया गया है कि इन चारों को मिला के एक एक्ट पारित कर दिया गया, इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट 2025। अब पुराने ढांचे की समस्या की थी, औपनिवेशिक काल का था, और इसके जो प्रावधान थे कहीं इसमें था, कोई इसमें था, है ना, या तो ओवरलैप हो रहे थे या फिर बिखरे हुए थे। अस्पष्टता काफ़ी थी, जटिलता थी, जिससे क्या है कि फिर व्याख्या में दिक्कत आती थी। इसमें जो विभिन्न छूट थी, जैसे कि तिब्बती, श्रीलंकाई शरणार्थी, नेपाल, भूटान के नागरिक, तो इनके लिए आदेश भी थे, वो बिखरे हुए थे। रिपोर्टिंग और डेटा प्रबंधन है वो मैनुअल होता था, जिससे बहुत ही देरी होती थी। स्थानीय व केंद्रीय जो प्राधिकरण थे उनकी भूमिका भी स्पष्ट नहीं थी। तो जो अब नया जो एक्ट पारित किया गया है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? प्रवेश और दस्तावेज, तो कोई भी अगर विदेशी भारत में आता है तो उसको वैध पासपोर्ट लाना होगा और वीज़ा लाना होगा। और जो प्रवेश और निकासी होगी वो केवल नोटिफाइड जो इमिग्रेशन पोस्ट हैं उसी के माध्यम से होगी, अवैध रूप से नहीं होनी चाहिए। जो इमिग्रेशन अधिकारी हैं उनकी क्या शक्तियाँ होगी? तो अधिकारी है उसके पास अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होगी, है ना, कि किसको प्रवेश दिया जाए और किसकी निकासी की अनुमति दी जाए। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आता है तो प्रवेश को रोका जा सकता है। बात करते हैं पंजीकरण और नियंत्रण की, तो जो भी विदेशी नागरिक होगा उसका पंजीकरण कहाँ पे होगा? जो जिला एसपी और डीसीपी या फिर फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं उनके पास किया जाएगा। आवास और संस्थाओं की जिम्मेदारी की बात करें तो जो भी होटल हो, हॉस्टल हो, पीजी, धार्मिक संस्थाएं हो, उनको 24 घंटे के भीतर अगर कोई विदेशी वहाँ पे रह रहा हो, है ना, तो उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन भेजना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अगर किसी विश्वविद्यालय में आते हैं, अस्पताल में हैं, वहाँ पे इलाज करवा रहे हैं, वहाँ पे जन्म होता है, मृत्यु होती है, तो उसकी भी सूचना वहाँ पे देनी होगी। कुछ विशेष एरिया हैं जो प्रोटेक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड एरिया हैं, तो वहाँ के लिए विशेष परमिट की लेने की आवश्यकता होगी, और अब उसको ऑनलाइन पोर्ट या फिर ऐप से किया जाएगा। प्रवर्तन शक्तियाँ, तो अधिकारी हैं वो रिसोर्ट, क्लब, होटल आदि बंद करा सकते हैं जहाँ पे विदेशी गतिविधियाँ संदिग्ध लगती हैं। हालांकि कुछ छूट भी प्रदान की गई हैं। तो किन किन को छूट हैं? अगर कोई भारतीय सेना का सदस्य और परिवार है और जो सरकारी ड्यूटी पे है, चाहे वो विदेश रह रहा हो या कुछ भी हो। अगर नेपाल और भूटान के नागरिक हैं तो कुछ प्रतिबंधों के साथ उनको छूट प्रदान की गई है। तिब्बती शरणार्थी जो कि कब से कब तक के 1959 से लेकर 2003 तक और पंजीकृत हैं ना, उनको छूट प्रदान की गई है। अल्पसंख्यक समुदाय के जो शरणार्थी हैं कहाँ से? अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, और किन से होने चाहिए? वो इन धर्मों से संबंधित होने चाहिए, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इसमें मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा जो श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी हैं जो कि 9 जनवरी 2015 तक पंजीकृत हैं। कुछ देशों के राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्टधारी हैं उनको छूट दी गई है। विदेशी नौसैनिक जो मानवीय कार्यक्रम में शामिल हैं उनको छूट, तो इनको लोगों को छूट दी गई है। देखिए जो नए प्रावधान होंगे उसमें डिजिटल रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे। नियम उल्लंघन होगा तो उसके लिए 10,000 से लेकर 5 लाख तक जुर्माना होगा। और तिब्बती व मंगोलाई बौद्ध भिक्षु हैं जैसे विशेष समूह उन पर न्यूनतम जुर्माना 50 रुपये से होगा। हालांकि अपील की व्यवस्था भी है ताकि जो गलतियां उसको सुधारने का अवसर मिल सके। अब जो सभी छूट और अनुमतियां वो केवल केंद्र सरकार देगी, स्थानीय स्तर पर इसमें मनमानी नहीं होगी। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो भी छूट और अनुमतियां मिलेंगी वो सिर्फ केंद्र सरकार देगी, स्थानीय सरकार है उसके पास ऐसा नहीं होगा। तो अब प्रभाव क्या हो सकता है? देखिए इससे कानून का एकीकरण हुआ है, तो इससे जो भ्रम और अस्पष्टता वो समाप्त होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड रखा जाएगा जिससे डेटा प्रबंधन है वो बेहतर होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य ट्रैकिंग उसमें सहायता मिलेगी। तेज़ी से दंड का निपटान होगा, अदालतों का बोझ कम होगा, मानवाधिकार संतुलन होगा। इससे क्या जो शरणार्थी और विशेष समूह हैं उनके लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा वो काफ़ी बेहतर होगी क्योंकि इससे सीमा प्रबंधन और जो अवैध प्रवेश है उस पर नियंत्रण सुदृढ़ होगा। अब बात करते हैं जीएसटी
दरों में जो कटौती की गई है उसका प्रभाव क्या होगा। पहले हमने जीएसटी दरों में जो परिवर्तन किया गया था उसको देखा था, अब देखेंगे कि जो दरों में कटौती की गई उसका प्रभाव क्या होगा। तो आपको पता है जो नई जीएसटी दरें कब से लागू होंगी, 22 सितंबर 2025 से। तो प्रभाव क्या पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जीडीपी ग्रोथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अर्थशास्त्रियों उनका मानना है कि जो जीएसटी में कटौती की गई है उससे भारत की जो जीडीपी है उसमें लगभग 0.6% की ग्रोथ रेट हो सकती है या इससे मतलब बढ़ सकती है। जैसे टैक्स में कटौती की गई है इससे क्या है, जो प्राइवेट कंजप्शन है उसमें और तेजी आने की संभावना, मतलब बढ़ने की संभावना है। तो ये तो है जीडीपी ग्रोथ। बात करते हैं मुद्रास्फीति। देखिए जब जीएसटी दरों में कमी हो रही है तो संभावित है कि इससे जो मुद्रास्फीति है उसका प्रभाव कम हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक मुद्दा भी है, क्योंकि देखिए जो बिचौलिए हैं भारत में बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा है कि जो उत्पादक है ना, वो क्या है कि प्राइस है उतना ही रखे और अपना लाभ है उसको बढ़ा दे। तो ये होने की ज़्यादा संभावना है। तो अलग अलग लोग हैं उनका अलग अलग है कि हो सकता है कि कोई कह रहा है कि मुद्रास्फीति ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, कोई कह रहा है कम प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए कर कटौती का सीधा असर कीमतों में कमी पर होगा, क्योंकि देखिए जैसे वस्तुएं हैं है ना, उन्हीं पे डायरेक्ट जीएसटी लग रहा है और वो हमसे डायरेक्टली वसूला जा रहा है। तो इससे कीमतों में डायरेक्ट कमी होने की संभावना है। तो इससे होगा कि जो मुद्रास्फीति है उसमें लगभग 1 से मतलब 1.2% तक की कमी आ सकती है। लेकिन जो स्टैंडर्ड चार्टर का अनुमान है, तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना से याद रखने की है कि वो इतना ही कह रहा है कि भाई ये जो कमी है ये ऐसा नहीं है कि 1% से ज़्यादा की कमी आएगी मुद्रास्फीति में, नहीं, 0.6% तक आ सकती है, क्योंकि जो लाभ का जो आंशिक हिस्सा ही उपभोक्ताओं तक पहुंच पाएगा। हालांकि जो आरबीआई है उसका अनुमान है कि जो मुद्रास्फीति है वो अब भी 3.1% पे बनी रहेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जुलाई 2025 में जो खुदरा मुद्रास्फीति है यानी सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 8 साल के न्यूनतम पे रही है 1.55%। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आपको याद रखना है। राजकोषीय प्रभाव की बात करें तो क्या होगा, देखिए इससे क्या है कि सरकार को काफ़ी संख्या में जो रेवेन्यू लॉस होने की संभावना है। लेकिन सरकार कह रही है कि ये रेवेन्यू लॉस नहीं है, बल्कि इससे क्या हो, उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। अगर जो खपत बढ़ती है, प्राइवेट कंजप्शन है वो बढ़ता है, तो इससे क्या है, अर्थव्यवस्था को ही लाभ होगा और इससे क्या है जो जीडीपी है उसमें अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा लगभग 0.2% का। अब एक विशेष प्रावधान भी है जीएसटी में अभी किया गया है, जो कंपनसेशन सेस लगता था। पहले अलग से कंपनसेशन लगाया जाता था, जैसे कोयला है या फिर जो लग्जरी चीज़ें हैं या फिर आपका जो तंबाकू ऐसी चीज़ें हैं तो उन पे लगता था सेस। तो कंपनसेशन सेस है उसको समाप्त कर दिया गया है और 22 सितंबर उससे अधिकतर जो वस्तुएं हैं उन पे अब नहीं लगेगा। हालांकि तंबाकू उत्पाद हैं उन पे अब भी लगेगा। तो ये याद रखना ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। तो देखिए ये था कि 2025-26 में जो ये सेस था उससे सरकार को लगभग इतना मतलब मिलने की संभावना थी और इसका प्रयोग जो किया जाएगा वो किस में, जो सरकार के द्वारा कर्ज लिया गया कब, कोविड-19 के दौरान 2020-21 और 21-22 में। तो अब जो यूज किया जाएगा ना इस कंपनसेशन सेस का, वो सिर्फ किया जाएगा कर्जा चुकाने के लिए। ऐसा नहीं है कि राज्यों को दिया जाएगा, सिर्फ कर्जा चुकाने के लिए किया जाएगा। तो सेस हटने से क्या होगा, खपत को अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन मिलने की और संभावना है। अब बात करते हैं जो जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई उसमें अन्य क्या सुधार हुए, है ना। जैसे हमने पहले खाद्य क्षेत्र में ही देखा था, लेकिन और सेक्टर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कोयला, सीमेंट, उर्वरक और वस्त्र क्षेत्र। देखिए यहाँ पे ये डेटा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी इश्यूज़ थे। जो कोयला सेक्टर है, सीमेंट, उर्वरक और वस्त्र उद्योग, वहाँ पे कुछ स्पेशल इशू थे। स्पेशल इशू थे आईटीसी को लेके, है ना। तो इस कारण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो बात करते हैं पहले कोयला क्षेत्र की। तो देखिए पहले कर ढांचा क्या था कि 5% तो जीएसटी लगता था कोयले पे और प्लस शेष लगता था 400 रुपये प्रति टन। तो ये लगभग ये मान लीजिए कि 469 रुपये के आसपास हो जाता था टोटल। लेकिन अब क्या है कि नया ढांचा है, तो उससे क्या होगा कि जो जीएसटी है उसको 18% कर दिया गया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो 5% जीएसटी था, यहाँ तो 18%, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये था ना, ये बहुत ज़्यादा था, ये शेष था ये। तो अब 18% के बाद भी जो कुल जो 469 के आसपास हुआ करता था वो अब क्या है, बहुत कम हो जाएगा, है ना। मतलब इस पे भी लगभग ये 400 के आसपास भी नहीं रहेगा ये,
तो इससे क्या है, ये एक तरीके से 18% जीएसटी होने के बाद भी जो कोयला क्षेत्र है उसको लाभ मिलेगा, यानी कि कुल जो कर है उसका बोझ कम होगा। तो इससे क्या है, सबसे ज़्यादा फायदा किसका होगा, बिजली उत्पादक है और कैप्टिव इंडस्ट्री है उनके लिए। अब क्या होगा कि देखिए पहले क्या था कि जो शेष होता था उस पर आईटीसी नहीं मिलता था, यानी कि जो इनपुट पे जो टैक्स ऑलरेडी चुकाया जा चुका है वो शेष के रूप में, जो शेष में मान लीजिए यहाँ पे 400 रुपये प्रति टन गए थे, तो ये माना ही नहीं जाता था, यानी आईटीसी के रूप में वापस नहीं आता था। तो अब क्या होगा कि चूँकि 18% सिर्फ जीएसटी है, तो इससे क्या होगा, जो पूरा का पूरा जीएसटी है वो आईटीसी का लाभ प्राप्त करेगा, पहले शेष पर नहीं मिलता था। तो अब देखिए एक तरफ क्या होगा कि इससे जो कुल कर का बोझ है वो उत्पादकों पे तो कम होगा, लेकिन जो राज्य सरकार होंगी उनको तो घाटा होगा ना। तो इससे क्या हो सकता है कि जो वहाँ की जो राज्य सरकारें हैं वो खनिज रॉयल्टी और लेवी बढ़ा सकती हैं, तो ये नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। बात करते हैं सीमेंट और निर्माण क्षेत्र पे, तो यहाँ पर पहले 28% के आसपास जीएसटी लगती थी, अब उसको 18% कर दिया गया है। इसके अलावा जो अन्य निर्माण सामग्री होती है उन पे भी घटा दिया गया है, ये आपको ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए इससे क्या है कि जो घर का निर्माण होता है, जो निर्माण की लागत है वो काफ़ी कम हो सकती है, लगभग 3 से 5% की कमी आ सकती है। इससे जो सस्ती आवासीय परियोजना है उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। बात करते हैं उर्वरक क्षेत्र की, तो देखिए उर्वरक क्षेत्र है उसके लिए पहले 18% जीएसटी लगती थी, अब इसको भी घटा के 5% कर दिया गया है। यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ड्यूटी इन्वर्जन, ये मुद्दा है ये ड्यूटी इन्वर्जन का, ये 2 सेक्टर में था पहले, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अब इससे ये समाप्त हो गया। ड्यूटी इन्वर्जन का क्या है, देखिए मान लीजिए जो इनपुट है वो आपका 10%, ठीक है, उस पर टैक्स मान लीजिए पहले 18% टैक्स लग रहा था लेकिन जो तैयार माल है उस पे जो जीएसटी लगता है वो मात्र लगता था 5% जीएसटी। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो आईटीसी है वो तो बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब सरकार को इन्होंने खूब पहले से खूब पैसा दे दिया है, लेकिन तैयार माल पे सिर्फ 5% ही है, तो क्या है कि बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा ये फंड सरकार के पास, है ना। तो क्योंकि ये वाला है ना, ये इसको बोलते हैं ड्यूटी इन्वर्जन, यानी कि इनपुट टैक्स है वो फिनिश्ड उर्वरक से अधिक था। तो उर्वरक सेक्टर में ये समस्या थी और दूसरी थी ये वस्त्र उद्योग सेक्टर में, तो ये दोनों ही जगह अब समाप्त हो जाएगी। क्योंकि देखिए 5% करने से क्या होगा कि जो कच्चा माल होगा उस पर भी 5% लगेगा और जो तैयार माल है उस पर भी 5% लगेगा, तो इससे क्या होगा कि जो आईटीसी है वो पूरा पूरा मिल जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, इनपुट टैक्स घटने से क्या है लागत है वो संतुलित हो जाएगी, तो इससे क्या उर्वरक उद्योग है उसको बड़ी राहत मिलने की संभावना है। इसी प्रकार से वस्त्र उद्योग था, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए पहले मैन मेड जो फाइबर होता था और मैन मेड यार्न, फाइबर मतलब कच्चा माल एक तरीके से मान सकते हैं, जैसे पॉलिएस्टर, विस्कोस, है ना। एक तरीके से मान लीजिए कपास है, जो कच्चा कपास है वो, तो वो फाइबर हो गया, उससे फिर जब धागा बन जाता है तो वो यार्न हो जाता है। तो पहले क्या था कि फाइबर पे था 18% और जो यार्न था उस पर 12% है, और जो तैयार माल होता था उस पर तो अलग ही था। तो इससे क्या होता था कि जो ड्यूटी इन्वर्जन है उसकी समस्या उत्पन्न हो रही थी। अब क्या है कि सब पे 5% कर दिया गया है ना। तो एक तरीके से ये मान लीजिए कि यहाँ पे 18% था, यहाँ पे 12% था, तो 6% का अंतर हो गया, तो ये क्या है, ड्यूटी इन्वर्जन हो गया था। अब क्या हुआ कि दोनों पे 5% लग रहा है, तो ये समस्या ही अब समाप्त हो गई है। तो अब इससे असर क्या होगा कि जो ड्यूटी इन्वर्जन की समस्या वो समाप्त होगी, वस्त्र उद्योग है उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी क्योंकि अब जीएसटी भी कम लगेगा, इससे क्या है जो निर्यात और घरेलू खपत है उसमें तेजी आने की संभावना है। तो आज का डिस्कशन यही खत्म होता है। थैंक यू।